जियो चांद से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और आइए ज़रा उसी अपने रवायती अंदाज में एक दफ़ा गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि ज़रा होश में आ जाएं। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कि झूठ कैसे बोलते हैं। बहुत से हमारे यहाँ अब आदत बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता लोगों की, बिकॉज सच जो है वो सुनने में भी और बोलने में भी बहुत कम हो गया है। कुछ लोगों को सच सुनने की आदत नहीं होती। काफ़ी लोग, काफ़ी सियासतदान ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त उनके पास बैठ के एक पुल बांधते रहते हैं उनकी तारीफ़ों का। शायद इसलिए उनको ये नहीं पता चलता कि अवाम जो कोर है अवाम का वो किस हाल में है। वो यही समझते हैं कि हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ बेहतरीन है। उसके अलावा जो हमारी जो हम खुद एहतसाबी पे मैं चाहता हूँ थोड़ी हम बात करें कि हम एज ए नेशन हमें क्यों आदत पड़ती जा रही है कि हम कई जगह ऐसी होती है जहाँ हमें झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे झूठ बोल देते हैं। क्या हमारी आदत में ये शामिल हो गया है झूठ बोलना? जब सब बच्चे जा रहे होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में और जब वो वापस आते हैं तो हम वो भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। कई दफ़ा वो कहते हैं हम अगर एक बच्चा कहीं बाहर गया था तो वो कहते हैं हम भी गए थे बाहर। सो आई थिंक एक तो पीयर प्रेशर बहुत होता है बच्चों पे कि वो उस ऐसा हमने निज़ाम कायम कर दिया कि हर आदमी जो है वो झूठ बोल रहा है एक दूसरे से। लेकिन उसका हमने ये सोचा कि इसको पकड़ना कैसे। एक्टर्स के लिए अच्छा झूठ बोलने पे अवार्ड्स मिलते हैं उनको कि जो सबसे अच्छा अदाकारी करेगा या किसी फिल्म में उसने बहुत अच्छी अदाकारी की है तो वो बेसिकली हम उसको सराहते हैं कि उसने बहुत अच्छी अदाकारी की एक कैरेक्टर। लेकिन उसका ये काम है, उसका ये पेशा है, वो बता के झूठ बोलता है कि भाई मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ और मैं ये मेरा रोल है और इस कैरेक्टर में मैं काम करूँगा और मैं ये हूँ नहीं लेकिन मैं ये प्ले कर रहा हूँ। उसके अलावा सियासतदान जो हैं वो किसी फिल्म में नहीं होते, वो असेंबलियों में होते हैं, जलसों में होते हैं और बहुत सी जगहों पर होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वो मतवातर झूठ बोलते रहते हैं और ऐसे झूठ जो 1-2 साल बाद खुल भी जाते हैं, पता भी चल जाता है, बिकॉज कौम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें हम बगैर किसी वजह के झूठ बोलते हैं। रोमांस है उसमें आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊँगा, ये कोई सच नहीं है, ये भी एक झूठ की एक किस्म है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जो झूठ जो है हमारी आदत में, हमारी बातों में वो सीप इन करता जा रहा है, जहाँ से हम उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इसकी जो असल निशानदेही है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और एक ट्रेंड बनता जा रहा है, हर रोज़ एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम झूठ बोलते हैं। एक बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के जो नाम हैं उसके हम फेक, उसी डिज़ाइनर की हम फेक चीज़ें पहनना शुरू कर देते हैं। वो भी एक तरह का झूठ है कि हम उस प्रेशर में, उस क्लास में आना चाहते हैं जिसमें बाकी लोग हैं। हर आदमी जो है अपने आप को बेहतरीन आदमी करार अपना कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम उस झूठ को पकड़ना शुरू करें, अगर उसकी निशानदेही करना शुरू करें जो बहुत ज़रूरी है, तो शायद झूठ बोलने का जो फैशन है वो ख़त्म हो जाए। ख़वातीन का इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि उनमें भी बहुत है कि वो आते जाते कहीं गाहे बगाहे उनमें आदत बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता उसको। जिस तरह कई हमारी मॉडल्स हैं, कई हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो फेस लिफ्ट करवाते हैं और बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन वो कभी मानते नहीं हैं। एज एक बहुत बड़ा मसला है और ख़वातीन में कभी भी सही उम्र जो है वो नहीं बताते। तो अगर बता भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज खूबसूरत चीज़, अच्छी चीज़ जो होती है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सच्ची होती है। और अगर आप सच बोल के ये बात करें तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन कुछ मैंने चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं कुछ ऐसे लोगों पर जिन्होंने इस सदी के काफ़ी बड़े बड़े झूठ बोले हैं और देखते हैं कि वो क्या झूठ हैं। अगर किसी पॉइंट पे हमारे यहाँ कोई तकलीफ आ रही है, मसला हो रहा है या न करने की कोई गुंजाइश पैदा हो रही है तो उस पर दोबारा मिल के बात की जा सकती है। ये कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है। मेरा सिर्फ वाहिद मकसद आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाना है जो इस साल इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुनक़्क़द होंगे। इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा और मैं इस लाहे अमल से हरगिज़ इनहराफ नहीं करूंगा। आइंदा 3 महीनों में मेरी सारी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होगी और मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से अपने और इख्तियारात को दूसरे मामलात में ज़ाया नहीं करना चाहता। से वादा है
کہ اگلے سال کے آخر تک لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ جلد آپ سے ملوں گا اور پھر وہ باتیں بتاؤں گا جس سے پاکستان عظیم بنے گا. जियो शान से थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. और सॉरी मैं अपनी जो एक्टर का ये नुकसान होता है कि वो जो आम लाइफ में जो असल हकीकत में जो कैरेक्टर होता है उसको उसमें एक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. और मैं जब कुछ देखता हूं तो मेरी हंसी जो है वो बहुत मुश्किल से रुकती. मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें कि पहले हमने देखा कि सदर आसिफ जरदारी थे. जरदारी साहब जब ने बोला बात कर रहे थे तो रुकना जो है बात करते करते रुकना और सोचना, बिकॉज झूठ को सोचना पड़ता है, सच को सोचना नहीं पड़ता. और जब झूठ आप बोलते हैं तो आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है, उसको क्रिएट कर रहा होता है, बार बार आपको बता रहा होता है कि आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं. वो ऑप्शंस तैयार कर रहा है बिकॉज दिमाग का काम है आपको ऑप्शंस देना. हर मसले का जो हल है उसको वो कैलकुलेट करके ना सामने उसका आंसर रखना. ये अल्लाह ने इसलिए ये जो सेगमेंट यहाँ पे रखा गया है इसको वो रिफाइन करके बोलना. अगर यही बात को कोई सच बोल रहा हो तो वो शायद रुके ना. और वो एकदम जो सच्ची बात होती है वो एकदम मुंह से निकल आती है. एकदम जो झूठा होता है वो सोच रहा होता है कि अच्छा इसका ये जवाब. सबसे बेहतरीन बात यह है सच की कि उसे याद रखना बहुत कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जब भी आप उसे याद करेंगे आपकी स्टोरी वही रहेगी जो असल है. तो आपने देखा कि वो जरदारी साहब जो थे वो रुक रहे थे और उनकी आंखें जो थी वो कॉन्स्टेंटली ये थी कि आंख का जो आंख से आंख नहीं मिल रही थी और एक आंख छोटी थी एक आंख बड़ी थी. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं हमेशा. जब भी कोई आपको जिंदगी में आम लाइफ में अगर आप किसी को देखते हैं जो आपके साथ झूठ बोल रहा है तो आप बड़े आराम से उसको पकड़ सकते हैं. इसलिए कि आपकी 2-3 चीज़ें, बिकॉज ये हमारी एक्टिंग में जब हम एक्टिंग सीखते हैं, हमें एक्टिंग सिखाई जाती है, हम मुशाहिदे के तौर पर लोगों को कैरेक्टर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनको रीड करें. तो जब हम एक्टिंग सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि आपने ये जो चीज़ें हैं 3-4 ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें हैं झूठ बोलने की. तो जब आप किसी किरदार की अक्कासी कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें शामिल ना कीजिएगा. एक तो होता है शिफ्ट करते हैं बैलेंस लोग, खड़े खड़े वो हिलते रहते हैं और वो बात जैसे कभी भी आप देखें कि जब नया बजट पेश किया जाता है या कोई भी हाउस में कोई बात हो रही होती है तो शौकत अजीज़ साहब का एक मैंने देखा था, वो असेंबली से जब वो बात कर रहे थे खड़े होकर तो वो मतवातर वो हिलते जा रहे थे. तो शिफ्टिंग ऑफ वेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कई लोग जो बहुत कच्चे झूठे होते हैं वो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, उनका गला बार बार होना शुरू हो जाता है. आई कांटेक्ट नहीं रखते. आई कांटेक्ट इज द मेन थिंग. आई कांटेक्ट से आप जब दूसरा आदमी आपको देख रहा होता है तो आप नर्वस हो जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आंख जो है वो कहीं और देख के बात करेंगे. अच्छा तो मैं कह रहा था कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैंने जाना था, तो मैंने वो इसमें बिजी रहता है तो वो कभी आई कांटेक्ट नहीं लाएगा. एक और जो तीसरा था वो था हमारा दूसरा जो था ज़िया साहब का था. ज़िया साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने कहा मैं कराऊंगा 90 दिन के अंदर, और ये बोलते हुए वो 2 दफ़ा रुके और अपनी जो पावर्स हैं मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा ये भी उन्होंने कहा और वो भी उसमें रुके. और आप देखें अगर आप दोबारा क्लिप चला सकते हैं तो देखें वो कुर्सी उनकी बाकायदा हिल रही है ऐसे ऐसे पीछे. एक पॉइंट तो ये है कि वो इतने झूठ बोलते हुए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे एक तो दोबारा चलाएंगे सर. बल्कि शान वो तो पढ़ रहे थे. इंतखाबात करवाना है जो इस साल इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुनक़द होंगे. इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा और मैं इस लाहे अमल से हरगिज़ इनहराफ नहीं करूंगा. आइंदा 3 महीनों में मेरी सारी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होगी और मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से अपने और इख्तियारात को दूसरे मामलात में ज़ाया नहीं करना चाहता. हमसे वादा है. जी देखा आपने, जैसे उन्होंने कहा कि इनहराफ पे वो रुक गए, हालांकि कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जिस पे रुकना चाहिए उनको, लेकिन इनहराफ पे वो ऐसे हुए. दैट मीन्स कि उनके जहन, उनका जो दिमाग है, उनका जो प्लान है वो उस प्लान पे नहीं चलेंगे. ये इस वक्त वो अपने आप से झूठ बोल रहे थे, लिहाजा मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होता है इस वक्त. एग्जैक्टली शान, जैसे आपने बात की और जिस तरह से बॉडी का पॉस्चर था, अगर या तो आप कुछ चीज़ बोल रहे हो तो फिर आप रुकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ पढ़ते हुए भी आप रुक रहे हैं और आपकी जबान जो आप पढ़े उसके साथ नहीं दे रहे थे, तो इस तरह की चीजें जल्दी पकड़ी जाती है कि एक चीज तो आपको लिखी भी दी है उसके बावजूद आप उसमें तफामुल कर रहे हैं, रुक रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं कौम की जो है वो कौम को जो मैं मुंतकिल भी कर दूंगा तमाम
तबाही मैं मतलब पावर्स, ताकि वो आए, उनके नुमाइंदे आएँ और वो आके, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आइंदा आप जब वोट डालेंगे, क्योंकि वोट इलेक्शन ईयर इंशाल्लाह ये होगा, और अगर आप वोट देखते हैं अपना किसको देना है आपने, तो उनकी जब जलसों पे जाते हैं, उनकी बातों पे, उनकी चीज़ों पे, ये इन चीज़ों पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपका जो लीडर है, जो भी जिसे भी आप, जिस पार्टी के साथ भी आप हैं, उनको ज़रूर देखिएगा कि उनके ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद खैर जितना खूबसूरती से, और मेरे ख्याल में अगर मेरे पास कोई अवार्ड होता तो मैं दे देता उनको। राजा ये जो हमारे वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ, मैं यार उसमें फंस जाता हूँ। उन्होंने कहा था अगले साल बिजली तो उन्होंने कहा कि बिजली, इतना सख्त मुंह बना के उन्होंने इतना सख्त झूठ बोला कि मैं परेशान हूँ अभी तक कि इतना अच्छा इन्होंने शॉट दिया है कि मैं इनको, अगर मेरे पास कोई अवार्ड होता तो मैं इनको ज़रूर देता, और कौम के पास भी काफ़ी अवार्ड्स हैं, वो भी देना चाहते हैं इनको। और लेकिन उनमें अगर आपने देखा तो, अपने गौर से देखे तो उन्होंने आई कांटेक्ट जो है वो नहीं रखा, और हाथों का इस्तेमाल जो उन्होंने किया वो उन्होंने बिल्कुल एक मिसिंग सा इस्तेमाल था, कि बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि खुदा के लिए ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं कि ये इंशाल्लाह का लफ्ज़ जो है, इसको मत इस्तेमाल कीजिए अपने झूठ के साथ। ये बहुत पाक लफ्ज़ हैं, बहुत बड़े लफ्ज़ हैं, इनको अपने आम छोटे छोटे झूठों में माशाल्लाह इंशाल्लाह इनको इस्तेमाल मत कीजिए। हमें मालूम है कि आप जो कहना चाहते हैं, जो सलूक आपने हमारे साथ करना है वो आप करें, लेकिन प्लीज़ ये जो हमारे, जिन लफ्ज़ों की हमारे दिल में, दिमाग में, रूह में जगह हैं, उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल मत कीजिए सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए। ये इंशाल्लाह का जो लफ्ज़ है, अभी आपने कहा कि इंशाल्लाह, जरा दोबारा चलाइए, उन्होंने कहा इंशाल्लाह, इन्होंने बात करते हुए कहा जी साल के आखिर तक लोड शेडिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि जल्द आपसे मिलूंगा। हाँ, तो ये देखिए, आपने देखा कि ये इंशाल्लाह का लफ्ज़ जो है, ये मियाँ साहब ने भी, जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं, ये उस वक्त की स्पीच है जब वो उसमें अभी इलेक्शन इन्होंने आना था पावर जी में। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा है कि मैं कौम को बहुत सारी बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। और 3 साल से ज्यादा हो गए वज़ीर आला? 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और तरक्की हमारे सामने है। और मैं फिर बार बार कहूँगा कि हमारा किसी को बुरा कहना, या किसी की, हम कल हमने जो बात की थी, वो खादिम आला ने जो बड़ा अच्छा जो स्टेप लिया, हम अच्छी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं, ये रस्म कायम होनी चाहिए कि आप अच्छाई, बुराई और सच और झूठ में फ़र्क करें। जैसे हम अपने औलाद को तलकीन करते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, इस तरह ही हम चाहेंगे कि हम अपने लीडर्स को कहें कि अब आपको हमारे साथ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप हमें सच सच बता दें। हमें 25 से 30 साल हो गए हैं इसी माहौल में रहते, इसी प्रॉब्लम्स में रहते हुए, कुछ ठीक नहीं हुआ है, कुछ बिजली अपनी जगह पे खड़ी है, रोज़ मुजाहरे होते हैं, किसी न किसी का मुजाहरा, डॉक्टर रह गए थे, उन्होंने भी शुरू कर दिया, लेकिन करते करते हम जिन हालात में, हम सबको पता है। तो प्लीज़ इसको, झूठ को आप मत बोलें, और इंशाल्लाह माशाल्लाह जो है, ये बातें प्लीज़ झूठ से दूर रखिएगा, क्योंकि बहुत पाक चीज़ है। आज देखते हैं कि जियो दिन भर में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज रेकोटेक में मादनियात की तलाश के लिए लाइसेंस का इजरा एफेड्रिन कोटा और मलिक रियाज तौहीन अदालत केस की समाअत होगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आज डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में हड़ताल की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 20 से तजावज़ कर गई। आज अमेरिका अपना 236वां यौम आज़ादी मनाएगा। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज आखिरी दिन का खेल खेला जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। जी, अभी आपने देखा ये दिन भर जियो में, अभी आज वो मलिक रियाज साहब का जो है वो, और एफेड्रिन दोनों के आज लेंगे, और बहुत ज़रूरी है कि एक रस्म जो है वो कायम होनी चाहिए कि जो कौम के साथ बुरा करता है या अच्छा करता है, एफेड्रिन जो है वो आपको पता है, जैसे हम पहले भी अपने शोज़ में कह चुके हैं कि एक ड्रग है जो नशा नींद के लिए या ड्रग के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम ये जो इस तरह की जो तजारत है, ये नहीं होनी चाहिए। और जितने भी ये जो शहजादे हैं हमारे, इनका जो स्कैंडल्स हैं, ये मंजर आम पे आने चाहिए। और मंजर आम पे आने का मतलब ये नहीं कि हम उनको उसके बाद हम बात ही ना करें उस पर, या एक टाइम पे आके वो बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाती हैं सब चीज़ें। गायब होना बहुत
نہیں ہونا چاہیے ایسا. ان کو ایک ایسی مثال ان کے اوپر بننی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے جتنے ہمارے لیڈرز ہیں اور ان کے جو شہزادے ہیں وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکیں. لیکن ابھی تو کورٹ نے فیصلہ کرنا, ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. لیکن جو بھی ہے, میری چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس کو ایک ایسے ڈیموکریسی کو اور سیاست کو ایک ایسے لیول پہ لے جائیں جہاں پہ یہ کرپشن جو ہے یہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ لوگ سوچیں کہ یار یہ تو بہت برا حال ہوگا اگر یہ پکڑے گئے یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. سو بہت ضروری ہے اس پہ یہ ہونا. آپ کیا کہتی ہیں مجھے اس پہ؟ ویسے شان, جیسے آپ نے بات کی کہ جو بھی شہزادے وغیرہ ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسکولس وغیرہ میں پڑھا ہے کہ جب ایک لڑکی نے چوری کر لی تھی اور اس کے بعد بولا گیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے, تو وہ جو شخص ہے جس کے باپ تھا وہ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری بیٹی کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر آپ چیز غلط کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے کہ جو چیز آپ غلط کرتے ہیں آپ کو اس کا انجام جو ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ شخص کی چوری تھی, یہ تو پوری عوام کی چوری ہے. پوری عوام کی چوری ہے. جتنے ہمارے اپنے قوم کے جو شہزادے ہیں, جو ہر پاکستانی لڑکا, بچہ, بیٹی, بہن, یہ سب میری نظر میں شہزادے یا شہزادیاں ہیں. ان کے ساتھ ان کے لیے کام ہونا چاہیے, نہ کہ صرف 5 بندے یا 6 بندے یا 8 بندے جتنے بھی ہیں وہ شہزادے بن جائیں. سو آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے ایز اے نیشن. ہمیں خود سوچنا ہے کیونکہ کل کو جس طرح ان سیاسی پارٹیوں کا رد عمل ہے یا جو پروسیس ہے اس میں ہوتا یہ کہ وہ فلٹر ہونے کے بعد وہ شہزادہ جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے, وہ شہزادہ جو ہے وہ بادشاہ دوسرا بن. تو اس طرح ہی وہ ایک سرکل میں چل رہے ہیں. اور ہمارے بچے جو ہیں, ہماری جو بھائی ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, ان کو کہیں چانس نہیں ملتا, موقع نہیں ملتا کہ یہ آ کے اس ملک کی باغ دور سنبھالیں. اور شخصی آمریت جس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, اور عامر اور شخصی آمریت دونوں, ان دونوں سے قوم کی جان چھوٹے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں. صرف اس انسان کو ہم پیار کریں, عزت دیں, رسپیکٹ دیں جو اس قابل ہے, اور جو اپنے ٹیلنٹ سے, اپنی زبان سے, اپنی سچائی سے, اپنی محنت سے اور عوام کی خدمت کر کے جو سامنے آتا ہے. اور عوام کو سب پتہ ہوتا ہے, اس کا کوئی اتنا یہ وہ وقت نہیں رہا کہ اب عوام کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بے وقوف ہے, یہ سمجھ نہیں سکتی, اس کو ہم بے وقوف بنا لیں گے. تو میرا خیال ہے اب وہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ, آؤٹ فیشنڈ ہو گیا کہ عوام اب بے وقوف نہیں ہے. عوام سب سمجھتی ہے, اپنی پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں ہم, لیکن سمجھتے سب ہیں ہم. کل ہم نے نیٹو سپلائی کی بات کی تھی, پھر رات کو نیٹو سپلائی کھول دی کیونکہ امریکہ نے فائنلی 26 نومبر کے کیس کے بعد جو سلالہ چیک پوسٹ پہ جو ہمارے جوان مارے گئے تھے ان کے لیے سوری بولا ہے, معذرت کی ہے. لیکن ہلری کلنٹن نے معافی مانگی ہے اوباما کے اس پہ. تو اچھی بات ہے, یہی بات اگر پہلے ہو جاتی تو شاید ہم اس ڈریڈ لاک میں نہ پھنستے. اس پاکستان کی یہ ایک مورل وکٹری بھی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے, بیکاز کیونکہ یہ ایک بہت ضروری تھا. ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں جو شہید ہوئے وہاں پہ, میری دکھ ان کے ساتھ ہے, ان کی فیملیز کے ساتھ ہے, اور اللہ انہیں ذریعہ رحمت کرے. ان کو اللہ ان کو ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اس پرابلم سے, کیونکہ لاس بہت بڑا ہے, جو مین آدمی ہوتا ہے گھر کا اس کا لاس بہت بڑا ہے. تو مجھے پتا ہے, لیکن پاک فوج کا جو جس طرح مسلم ہمارے ساتھ وہ جس طرح ان کی بیوہ آئی ہوئی تھی جو نارتھ وزیرستان میں ان کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہماری جو آرمی تھی انہوں نے 1 یونٹ جو تھا انہوں نے اکٹھے ہو گئے. تو مجھے یقین ہے کہ آرمی اپنے جو جن سے پیار کرتے ہیں ان کا بہت خیال رکھتے ہیں, شور کے وہ بہت ان کے لیے کرنا ہوگا. اور ڈاکٹرز کا ایک مجھے بڑی امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پشاور میں بھی ڈاکٹرز نے احتجاج کیا ہے, لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سروسز بند نہیں کی ہیں. انہوں نے ایک کیمپ لگا کے وہاں پہ اپنے جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کروایا ہے. اور میں چاہوں گا کہ پشاور کے ڈاکٹرز کے لیے ایک دفعہ یہ ہے طریقہ, نان سیاسی طریقہ ہے. اس میں آپ عوام کی خدمت جو پہلا فرض ہے جس سے آپ نے اوتھ لیا ہے اس کو آپ نے فالو کیا ہے. عوام کی خدمت جو ہے وہ آپ کا پہلا اولین فرض ہے, اور آپ کی جو ذات ہے وہ عوام سے پیچھے ہے. اس لیے آپ نے اپنے ریکارڈ کروایا اپنا احتجاج ایک کیمپ میں, لیکن عوام کی خدمت کرنا نہیں چھوڑا. کوئی ایمرجنسی بند نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. پاک فوج کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں, آج پیپرز میں بھی ان کا ہے. ان کے لیے میں چاہوں گا کہ مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ہمیشہ پاک فوج کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئیے, یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو رہا ہے.
تو لیتے یہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کریں گے. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.